इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। केंद्र गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन समारोह में स्पष्ट शब्दों में कहा कि बस्तर को माओवाद मुक्त करना ही नहीं बल्कि 2030 तक देश का सबसे समृद्ध और विकसित आदिवासी संभाग बनाना हमारा संकल्प है। आपको बता दें कि प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर हाल में हासिल किया जाएगा। सुनिए। को खत्म कर मैं आया हूं तब मुझसे ज्यादा आनंद किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा, तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया और नक्सल मुक्त बस्तर आगे बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश में डिवीजन नहीं विजन की राजनीति होनी चाहिए। हम लोग विजन की राजनीति करना चाहते हैं, भाजपा डिवीजन की राजनीति कर रही है। देश में जो बंटवारे की राजनीति हो रही है उसे रोकना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव तभी निष्पक्ष होंगे जब सभी को वोट देने का मौका मिलेगा। इस एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल वोट काटने के लिए किया जा रहा है। जो लोग एनआरसी लागू नहीं कर पा रहे हैं वे सीधे एसआईआर के जरिए इसे लागू कर रहे हैं। आप डिटेंशन सेंटर क्यों बना रहे हैं, ये उन्होंने एक सवाल खड़ा किया। ये चुनाव आयोग बना रहा है या फिर भाजपा बना रही है, ये सवाल भी उन्होंने खड़ा किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि एसआईआर के साथ एनआरसी भी है। सुनिए। एसआईआर जब बिहार में शुरू हुई तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया, तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में जाने पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों के बाद इलेक्शन कमीशन और सरकार ने स्वीकार किया। लेकिन इधर ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज है, ये एसआईआर की एक्सरसाइज वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। बिहार में बड़े पैमाने पे वोट काटा क्योंकि आज डेटा अवेलेबल है, बूथ लेवल पे डेटा अवेलेबल है, तो बीजेपी जहां जहां हार जाती है वहां वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूं, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहा है। और हमारे बगल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है फर्रुखाबाद, वो भी समाजवादी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहां भी लगभग 2-2.5 लाख वोट कट रहा है। अगर एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट तो बहुत छोटा है, और उसमें अगर 2.5-3 लाख वोट कट जाएगा, पूरे यूपी में जो डेटा निकल करके आ रहा है वो लगभग 3 करोड़ वोटों का कटने का काम होने जा रहा है। तो आप इलेक्शन कैसे करा रहे हैं? इलेक्शन तो तब अच्छा होगा जब वोट ज्यादा हो, सबको वोट डालने का मौका मिले। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सबका वोट बने, लेकिन इधर जो एसआईआर की एक्सरसाइज हो रही है ये वोट काटने की हो रही है। जो लोग एनआरसी नहीं कर पाए सीधे सीधे वो एसआईआर के माध्यम से एनआरसी करा रहे हैं। अगर स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, लोगों के 2-2, 3-3 वोट थे, आपका आधार है, आधार में आपका पूरा डेटा है, आधार में आपकी रेटिना की इमेज है, आधार में आपके हाथों के फिंगरप्रिंट्स हैं, तो आप आधार को वोटर लिस्ट से क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं? अगर आप आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ दें तो लोगों को इतनी परेशानी तकलीफ नहीं होगी, इतने फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, कागज नहीं ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है, आप डिटेंशन सेंटर क्यों बना रहे हो? भाई इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वोट की वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। आप सोचिए बात को कि बीजेपी एक तरफ
ये कहती है कि हम वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं। अगर किसी का डबल वोट है, कोई मृत्यु हो गया है, कोई शिफ्ट हो गया है, तो हम उसके लिए रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन डिटेंशन सेंटर किसने बताया है? डिटेंशन सेंटर कौन बना रहा है? इलेक्शन कमीशन बना रहा है कि बीजेपी बना रही है? तो इसका मतलब एसआईआर के साथ एनआरसी भी है, और फिर आपने आधार में सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, इतना डेटा आपके पास है, तो आधार को आप क्यों नहीं मान रहे? उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। केंद्र वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। अब साफ हो गया है कि पंकज चौधरी ही अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। सिर्फ औपचारिक ऐलान ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक प्रस्तावक बन के वहां पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, महेंद्र नाथ पांडे और स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं और कुर्मी बिरादरी से आते हैं और बड़े नेता माने जाते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि संगठन और सरकार के बीच संतुलन साधने के लिए पार्टी ने एक अनुभवी और जमीनी नेता पर भरोसा जताया है। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद का नामांकन करने के बाद पंकज चौधरी को शुभकामनाएं देने का दौर शुरू हो गया। इस मौके पर पंकज चौधरी से हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन कर चुके पंकज चौधरी को इस समय कार्यकर्ता गुलदस्ते दे रहे हैं। शुभकामनाएं का जो दौर है वो शुरू हो गया है और एक बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की यहाँ पहुंची है। हमारे साथ बात करने के लिए पंकज चौधरी हैं। सर नामांकन आपने कर दिया है, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, शुभकामनाएं का दौर भी शुरू हो गया है। सर, नई जिम्मेदारी आपको मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आज अभी पर्चा दाखिल हुआ है, कल 2 बजे अधिकारी घोषणा होगी तो निश्चित तौर से फिर उसका निर्णय लेंगे। सर, आगे चुनाव भी है, तो देखिए ये पंकज चौधरी थे और इनका साफ तौर से कहना है कि अभी पर्चा दाखिल हुआ है, लेकिन देखिए तस्वीर जो है, जो बहुत दिन से कयास चल रहे थे, उस बीच तस्वीर जो है अब साफ हो गई, क्योंकि जब इन्होंने नामांकन किया तो उसके बाद 3 बजे की समय सीमा में किसी और ने नामांकन नहीं किया। इसको लेकर के अब तस्वीर कहीं ना कहीं साफ है कि अब सर्वसहमति से पंकज चौधरी जो है वो कल नए अध्यक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में बनते नजर आ सकते हैं। कैमरा से योगी अंकुर के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केवल मुख्यमंत्री या किसी भी मुखिया को बदल देने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक सरकार अपनी कार्यप्रणाली नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोर्डन कफ सिरप तस्करी का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो काफी समय से सामने है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ एक कमेटी बनाकर खानापूर्ति कर दी गई है, जिससे साफ साबित होता है कि सरकार तस्करों को संरक्षण दे रही है। आपको बता दें कि संरक्षण देने के मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कोई भी मुखिया बदले जब तक अपने कार्यप्रणाली नहीं बदलेंगे। जैसे कफ सिर्फ मामला कितनी तेजी से चल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की है, सिर्फ एक कमेटी बनाकर खानापूर्ति कर दी है। इससे साबित है कि सरकार कोर्डन कफ सिरप तस्करों के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार द्वारा ईडी को यहां पर भेजा गया था, लेकिन इससे प्रदेश और केंद्र से जो तस्कर और तकरार है वो आमने सामने अब आ गई। प्रदेश के कुछ मुखिया बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता इनके कार्य से संतुष्ट नहीं है। ये बात यहाँ पर साफ तौर पे अजय राय द्वारा कही गई। आपको सुनाते हैं। आ गई। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी मुखिया बदलें, जब तक अपनी कार्यप्रणाली ये नहीं बदलेंगे। आप देख सकते हैं कि कफ सिरप का मामला कितनी तेज़ी से चल रहा है और अभी तक प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। केवल एक SIT करके एक खानापूर्ति कर दिया। और अधिकारी, जो उनके प्रदेश के अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि कोर्डन कफ सिरप से किसी की जान नहीं गई, कोई ये हानिकारक नहीं है। तो अगर जान नहीं गई, हानिकारक नहीं, तो फिर इतना बड़ा तामझाम क्यों आप दिखा रहे हो, क्यों प्रेस करके बता रहे हो, क्यों लोगों को आप जो है गिरफ्तार कर रहे हो? फिर छोड़ो, सबको आनंद लेने दो। इससे साबित होता है कि पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, कफ सिरप, कोर्डन कफ सिरप तस्करों के साथ खड़ी है, उनकी मदद कर रही है। और प्रदेश सरकार चुप है, बुलडोजर एक्शन वाली सरकार चुप है। केंद्र की सरकार के द्वारा उसमें ईडी को भेज दिया गया, सबके घर पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि प्रदेश और केंद्र में जो तनाव है वो सामने आ गया। सारी बातें आ गई कि जो अमित शाह योगी की जो बातचीत है वो सामने
आ गई है, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है और ये जो काम करना चाहिए उस पर ये काम नहीं कर पा रहे और केवल बड़ी बड़ी बात करना और लोगों से झूठ बोलना, और जो प्रदेश का मुखिया ये बदल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता इनके कार्य से संतुष्ट नहीं है। पूरी तरीके से थाने दलाली के अड्डे बन गए हैं, तहसील में दलाली हो रही है, ब्लॉक में दलाली हो रही है, जिला प्रशासन दलाली कर रहा है, चोरी करा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, बिजली विभाग लूट का अड्डा बन गया है। पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है आम जनता को। ये कोई मुखिया बदल दे नहीं हो ठीक होगा जब तक सरकार की कार्यप्रणाली नहीं सुधरेगी और जब तक सरकार की जो काम करने के तरीके हैं वो नहीं सुधारे जाएंगे, तब तक ये किसी को बदल दें बना दें, कुछ नहीं होने जाने वाला, क्योंकि जनता इनसे उब चुकी है। जनता इनको हटाना चाहती है। इनके राज में पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि भाजपा में हर जाति हर वर्ग के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बनने का सपना देख सकते हैं। एक ही नामांकन दाखिल हुआ है, इसलिए पंकज चौधरी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। कल इसकी घोषणा होगी। विपक्ष का कोई पीडीए नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने परिवार के लिए राजनीति करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री बनने तक का सपना नहीं देख सकता। तो भारतीय जनता पार्टी में कि हर जाति हर वर्ग के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकते हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने का सपना देख सकते हैं। ये एक ही पर्चा दाखिल हुआ, इसलिए वो निर्विरोध निर्वाचित होंगे। कल जो है उनका निर्वाचन का जो है घोषणा होगी। कोई विपक्ष का पीडीए नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल अपने परिवार के लिए राजनीति करती है, इसलिए समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना तक नहीं देख सकता, मुख्यमंत्री बनने का सपना तक नहीं देख सकता। तो जो जिस पार्टी में उसका कार्यकर्ता सर्वोच्च पद पर जाने का सपना न देख सके, केवल एक परिवार के लिए उसके लिए रिजर्व है, तो वो पीडीए की बात नहीं कर सकता है। तो भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर कहा कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे वरिष्ठ 7 बार के सांसद को जो जिम्मेदारी देने जा रहा है, उनके कार्यकाल में सब अच्छा होगा और प्रदेश अच्छा चलेगा। मैं ये तो नाम आप ही लोगों से सुन रही थी, मैंने तो अपना कभी सोचा भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी हमारे वरिष्ठ 7 बार के सांसद उनको जिम्मेदारी देने जा रही है, मुझे लग रहा है कि उनके कार्यकाल में अच्छा होगा और प्रदेश अच्छा चलेगा। तो केरल की राजनीति में बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है। स्थानीय निकाय चुनावों में नतीजों में अब भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ से सत्ता छीन ली है। तो वहीं आपको बता दें कि ये वही निगम है जिस पर एलडीएफ पिछले 4 दशकों से अधिक समय से लगातार काबिज था। राजधानी में यह सत्ता परिवर्तन वाम मोर्चे के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। बीजेपी ने इस जीत को ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह परिणाम केरल में बीजेपी के बढ़ते संगठनात्मक आधार और जनता के बदलते मूड का प्रमाण है। वहीं एलडीएफ नेतृत्व ने नतीजों को गंभीरता से लेते हुए आत्ममंथन की बात यहां पर स्वीकारी। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने इस जनादेश को केरल की राजनीति में एक वाटरशेड मोमेंट बताते हुए, इसे करार देते हुए कहा कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी एनडीए को जो समर्थन मिला है, इस बात का संकेत है कि राज्य के लोग मानते हैं कि केरल के विकासनात्मक आशंकाओं को केवल बीजेपी ही पूरा कर सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी जैसे जीवान शहरों के विकास के लिए काम करेगी और आम लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को भी यहां बेहतर बनाएगी। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में शनिवार दोपहर अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल लियोनेल मेसी के सम्मान समारोह के दौरान भारी हंगामा हुआ है। यहां पर फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में उनके फैंस उमड़ पड़े, लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। नाराज फैंस ने कुर्सियां और बोतल फेंकी। कुछ फैंस ने यह दावा किया है कि उन्होंने मेसी को देखने के लिए 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का टिकट खरीदा था। बावजूद इसके वे मेसी की एक झलक तक नहीं देख पाए। इस अव्यवस्था के चलते आयोजकों पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल गोट इंडिया 2025 टूर के तहत और सत्तादू दत्ता के बैनर तले प्रमोट किया जा रहा
लेकिन आपको बता दें कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में भारी हंगामा जो है वो देखने को मिल गया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से इसी बीच मुख्य आयोजक सतादू दत्ता को हिरासत में ले लिया गया। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने बताया कि हालात नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बहाल कर दी गई है। डीजीपी ने भी स्पष्ट किया है कि निराश टिकट धारकों को रिफंड करने का आयोजकों ने लिखित आश्वासन भी दिलाया। हालांकि महज कुछ समय बाद ही मेसी वहां से निकल गए, जिसके कारण लोगों में गुस्सा देखने को मिला। हालात को देखते हुए कुछ ही समय बाद मेसी स्टेडियम में वापस भी चले गए। In the morning at Salt Lake Stadium, there was some kind of anger or anxiety in the fans saying that he's not playing. The plan was that he will come here, wave and meet certain people and leave. Now the government has already constituted a committee which will look into all the aspects of if there was a mismanagement from the organizer side or anything else. This will be looked into. Second, to the fans, we have already told the organizer, we will persuade him. He is giving in writing to the whomsoever concerned that the tickets which have been sold, they should be refunded, because there was not much of this thing was done. Now the situation is right now under control, and I will urge all the fans. Calcutta is an emotional place. A lot of fans must have felt that they would be able to see Messi playing. बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से शुरू की गई उद्योग वार्ता से निवेशक काफी उत्साहित है। इस पहल के तहत उद्योग वार्ता की दूसरी बैठक में रिकॉर्ड 32 उद्योग प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव से सीधे मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की गहरी रुचि दिखाई है। बिहार सरकार का ये पहल राज्य को देश के नए औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकतर आपको बता दें कि निवेशक बिहार के मूल निवासी या बिहारी उद्यमी हैं, जिनका सपना अपने गृह राज्य में उद्योग लगाकर रोजगार पैदा करना और युवाओं के पलायन को रोकना है। उनका कहना है कि बिहार में प्रतिभा और संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, बस सही अवसर चाहिए। बैठक में मुख्य रूप से दूध उत्पादन और संबंधित प्रोडक्ट्स, बिहार फिल्म सिटी की स्थापना के साथ ही आपको बता दें कि बिजली संबंधित उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फर्नीचर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल सेक्टर लेकर सामान को निर्माण और निर्णय तक गन्ना उद्योग के विस्तार के क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव आए हैं। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यत अमृत ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि राज्य में उद्योगों की स्थापना सरकार की टॉप प्राथमिकता है। जरूरत पड़ी तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में संशोधन भी करेंगे। अब उद्योग वार्ता की तीसरी बैठक 19 दिसंबर को होगी। तो देखिए किस तरीके से उद्योग प्रतिनिधियों का मुख्य सचिव के साथ जो है यहाँ मुलाकात बताई जा रही है। साफ तौर पे कई सारे उद्योग ऐसे हैं जिनको बिहार में लगाने की बात की जा रही है। यहाँ पर साफ तौर पे पलायन को रोकने और बिहार के अंदर रोजगार बढ़ाने की बात जो है सामने निकल के आ रही है। उद्योग वार्ता से निवेशकों को भी फायदा पहुंचाने की बात यहाँ पर सरकार कर रही है और साथ ही बिहार के अंदर किस तरीके से पलायन की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको रोका जाए, इसके दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब 2 राउंड की बैठक के बाद तीसरी राउंड की बैठक जो है वो 19 दिसंबर को बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांदा पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक अंतर जनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 50 ग्राम पीली धातु बरामद की गई है। बदमाश ठोस पीली धातु की कीमत करीब 6,50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी आसपास के जनपदों में चोरी की घटना को अंजाम देता था। आरोपी ने हाल ही में पैलानी थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरहरी चौक के पास आपको बता दें चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। तो मथुरा में सिने अभिनेता धर्मेंद्र की शोक सभा का आयोजन किया गया। साधु संतों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अभिनेता और सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में शोक सभा दोपहर 3 बजे वृंदावन स्थित श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में हुई। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और फिल्म जगत की कई प्रमुख हस्तियों ने इसमें कार्यक्रम में शामिल किया है। शोक सभा से पहले हेमा मालिनी ने मुंबई स्थित आवास पर गीता पाठ का आयोजन भी कराया था।
धर्मेंद्र की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। कौशाम्बी में जीएसटी विभाग ने सप्रेज मशीन से लदी एक गाड़ी को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि गाड़ी कन्नौज से गुसानगंज की तरफ बताई जा रही है जो गुजर रही थी। मशीनें बिना वैध कागजात के दुकान पर उतारी जा रही थी। जीएसटी विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को रोका है। मशीनों सहित गाड़ी को सेनी कोतवाली में जब्त कराया गया। मामला सिरायू क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो जालौन जिले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती कार में अचानक ब्लास्ट के साथ आग का गोला बन गया। यह घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के डीवीसी कॉलेज के पास की बताई जा रही है, जहां सड़क पर दौड़ रही कार में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार से लगे गैस टैंक से गैस लीक होने के कारण यह हादसा हुआ है। आग लगते ही कार सवारों ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। कुछ ही पलों में पूरी कार आग की लपटे में गिर गई। बीच सड़क इस तरीके से अचानक ब्लास्ट होने से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और यातायात भी पूरे समय के लिए कुछ समय के लिए यहां पर प्रभावित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। प्रशासन मामले की जांच में जुट गया। उन्नाव में बिजली उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस योजना के तहत बड़ी राहत जो है वो दी जा रही है। आपको बता दें कि योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। बिजली विभाग ने जिले के कुल 1067 गांवों में जागरूकता और समाधान कैंप लगाए हैं। कैंपों में मौके पर ही बिल संशोधन और छूट का लाभ दिया जाएगा। ओटीएस योजना से आपको बता दें कि मूलधन पर 25, 20 और 15% तक की छूट दी जाएगी। सरचार्ज पूरी तरीके से माफ होगा। उपभोक्ताओं में योजनाओं को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देखिए, ये ओटीएस जो योजना आई है, बिजली बिल राहत योजना, ये 1 दिसंबर 2025 से लेके 28 फरवरी 2026 तक रहेगी। 3 चरण में रहेगी। प्रथम चरण जो है 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक है, जिसमें मूलधन पे 25% की छूट मिलेगी। सरचार्ज पूरा माफ़ किया जाएगा। उसके बाद 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक 20% की छूट मिलेगी। और फरवरी में जो है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 15% की जो छूट मिलेगी। इसके पावर हाउस से ही इसका होना है कि इसके लिए कैंप भी लगाए? नहीं, इसके लिए हम कैंप लगा रहे हैं और इसका पूरा प्रचार कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 1267 गाँवों में कैंप लगाए हुए हैं। जो हर बार अगर लोकेशन भी बदल देते हैं उसकी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको योजना का लाभ उठा सकें और अपना जो विद्युत बिल उनका बकाया है उसको जमा करके इस योजना का फ़ायदा उठा सकें। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।